नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली में इस वक्त केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच ठनी हुई है। कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि अब केजरीवाल निपटारे के लिए राष्ट्रपति के पास जाने की बात कह रहे हैं। आज अरविंद के ना चाहने के बावजूद कार्यकारी मुख्य सचिव के पद पर शकुंतला गैमलिन ने पदभार संभाल लिया और उससे पहले ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हल्ला बोलते हुए इसे बीजेपी के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश करार दिया और विरोधी इसे केजरीवाल का राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। और इसी मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल, आज का पहला सवाल, क्या उपराज्यपाल से अरविंद केजरीवाल बेवजह की लड़ाई लड़ रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या नजीब जंग बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल सरकार के तख्ता पलट में लगे हुए हैं? और तीसरा और आखिरी सवाल, केजरीवाल उपराज्यपाल की लड़ाई में क्यों पिसे दिल्ली वाले? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। तमाम सवालों के हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे और शालीन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। अगले हफ्ते दिल्ली में सरकार चलाते हुए 100 दिन पूरे करने वाले अरविंद केजरीवाल के लाख ना चाहने के बावजूद आज शकुंतला गैमलिन ने कार्यकारी मुख्य सचिव की कुर्सी संभाल ली। वही नियुक्ति जिसको लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। शुक्रवार को जो लड़ाई प्रेस रिलीज में लड़ी जा रही थी, आज जुबानी सामने आ गई। दरअसल दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर हैं, जिनके जगह पर उपराज्यपाल ने गैमलिन को नियुक्त किया। केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए गैमलिन पर निजी कंपनियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। जवाब में उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया कि नियुक्ति संविधान के दायरे में हुई है। फिलहाल दिल्ली में कभी फाइल, कभी नियुक्ति, कभी बयानों को लेकर जो लड़ाई केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में ठनी है, उससे आम लोगों में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर तो बट्टा लगेगा ही, नौकरशाहों के मनोबल पर भी इसका असर पड़ेगा। दिव्या अग्रवाल के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली न्यूज 24। और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली हैं, कांग्रेस की ओर से आलोक शर्मा, हमारे साथ दिल्ली के मुख्य सचिव रह चुके उमेश सहगल हैं, साथ ही साथ रिफत जावेद जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ जनता का रिपोर्टर नाम का न्यूज पोर्टल भी चलाते हैं। और इसका जब इनॉग्रेशन हुआ तो पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल। अब लोग 2 + 2 = 22 भी करने लगे हैं, लेकिन ये पत्रकार हैं, विशुद्ध पत्रकार हैं। और हमारे साथ आशुतोष, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष भी हैं। इनका हमारे साथ बड़ा मनमुटाव चल रहा था, लेकिन आज मंच पर आए हैं, बड़े दिनों बाद दिखे, अच्छे लग रहे हैं आशुतोष। लेकिन हमारा मनमुटाव तो खैर हम निपटाते रहेंगे। ये उपराज्यपाल से इतना मनमुटाव क्यों? संदीप, पहली बात तो पूरी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फैसला किया है कार्यकारी मुख्य सचिव को नियुक्त करने के, पूरी तरीके से संविधान विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 239AA4 है वो साफ तौर पर कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर कोई चीज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए देते हैं और उसमें कोई अर्जेंट मैटर होता तो डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिंपल नहीं। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल 49, 50 और 51 के तहत और 52 के तहत अगर वो करना भी चाहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद, उस वक्त भी उनको मिनिस्टर को ऑर्डर करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना तो इसमें कोई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात आई है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी तरीके से उन्होंने रेफर किया है। सीधे उन्होंने जो कार्मिक डिपार्टमेंट है, उस कार्मिक डिपार्टमेंट्स को उन्होंने ऑर्डर कर दिया करने के लिए, जो संविधान का खुला मखौल है, खुला उल्लंघन है। और इसलिए, और इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है, क्या दिल्ली के अंदर जो मुख्य सचिव होगा या कार्यकारी मुख्य सचिव होगा, क्या उसकी नियुक्ति एक चुनी हुई सरकार के फैसले के चुनी हुई सरकार की अवहेलना करके होगी या नहीं होगी? क्या मेरे पास सरकार का आशुतोष किसी तरीके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या उनकी इच्छा अब ये सार्वजनिक हो गई है। इस चिट्ठी में आपने जो संविधान के आर्टिकल 239AA का 4 का जो आपने जिक्र किया वो मैंने पूरा पढ़ लिया है। वही शब्द से आपने अभी दर्शकों को समझा भी दिया। आपने जो रूल्स हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के 49, 50, 51, 52 उसका भी जिक्र कर दिया। मेरे पास एक और चिट्ठी है, कल 9 बजे जो उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ से रिलीज हुई, उसमें एक पैरा थोड़ा पढ़ना चाहूंगा और उसका हिंदी में तर्जुमा भी करूंगा। द फाइल फॉर द पोस्टिंग ऑफ द ऑफिशिएटिंग चीफ सेक्रेटरी वाज सबमिटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द इवनिंग ऑफ 13 मई 2015। ठीक है, 13 मई को ये दी गई एंड वॉज क्लियर्ड इमीडिएटली। ही अप्रूव्ड द नेम ऑफ शकुंतला गैमलिन as against the name proposed by the Honorable Chief Minister, considering she was senior and has a proven track record.
the name proposed by the Honorable Chief Minister, did not figure in the lists of names submitted by the Services Department, and the concerned officer has not even been given a posting by the Delhi government so far. वो पीरामल राय का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने जो फाइल दी उस फाइल को ही आगे बढ़ाया। गैमलिन सबसे वरीयता के अनुसार सबसे सीनियर थी। उनके जो डिटेल्स आपने भेजे उसमें किसी भी घोटाले का, किसी भी घपले का या वो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कोई जिक्र नहीं था। देखो संदीप, मैंने दो बातें कही। पहली बात यह कि अगर आप ट्रांजैक्शन द बिजनेस रूल 49, 50, 51, 52 इन चारों के तहत अगर आप देख लीजिए, अगर कहीं चीफ मिनिस्टर के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में अगर किसी तरीके का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को काउंसिल में दिया जाएगा। अगर काउंसिल से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो सीधे के सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर किया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंस के साथ रेफरेंस के समय अगर कोई अर्जेंट मैटर आता है, वैसी स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी भी सीधे डायरेक्टली किसी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। ये संविधान के विरुद्ध है, ये कानून के विरुद्ध है। और जो पावर मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, एक मिनट, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शायद उस चिट्ठी का अंदाजा नहीं है जो चिट्ठी हमारे पावर मिनिस्टर साहब ने लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गैमलिन साहिबा हैं, ये 11,000 करोड़ का एक कंफर्ट लेटर की बात पावर कॉर्पोरेशन को देने की बात कर वो चिट्ठी मेरे हाथ में है, 9 तारीख की है, 9 मई की चिट्ठी है। ओन्ड है, रिलायंस के द्वारा ओन्ड है, बार बार पेस्टर कर रही है, बार बार। और अगर उसमें ये भी अगर उसमें डिफॉल्ट होती है कंपनियां, तो वो पैसा 11,000 करोड़ रुपए का पैसा दिल्ली की सरकार भरेगी। ये आफ्टर थॉट है क्या? बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो एक जमाने में रिलायंस के साथ काम कर चुके, एक मिनट, ये आफ्टर थॉट है के साथ काम कर चुके हैं। आज अगर ये 9 तारीख को 9 मई को ये चिट्ठी लिखी सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो ये सार्वजनिक आज क्यों की जा रही है? इसको एनेक्स्चर के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा गया है। अगला पैरा जो कल की प्रेस रिलीज जो जारी की गई है उपराज्यपाल के दफ्तर से, वो कहते हैं देयर वाज नथिंग ऑन द फाइल सबमिटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट इंडिकेटेड दैट द गवर्नमेंट हैड anything against Ms. Gamlin, and the Lieutenant Governor regrets the name of a senior officer being brought in the public domain in such a manner, that too a lady officer and one belonging to the Northeast. आपकी फाइल में इस बाबत कोई जिक्र नहीं था कि 11,000 करोड़ का कंफर्ट वो दिलाने की कोशिश कर रही थी, कंफर्ट लेटर रिलायंस की कंपनी को दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मिस गैमलिन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दोनों को कह दें कि गलत है। लेट देम से दैट। नहीं, उनके पास ये जानकारी गई क्या? जब उन्होंने कार्यकारी मुख्य सचिव उनकी फाइल क्लियर की, उनकी फाइल में क्या ये जानकारी थी आशुतोष? मैं कह रहा हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो गैमलिन साहिबा हैं, दोनों इस बात को डिनाई कर दें कि रिलायंस कंपनी को क्या उस फाइल में ये था। बिजली से कंपनियां हैं, नजीब जंग कह रहे हैं उनके पास जो फाइल आई उसमें कोई जिक्र नहीं था। डिनाई कर दें वो। मैं आपसे कह रहा हूं लेट देखो, इसमें 3 बड़े मसले हैं, मैंने बार बार कहा। पहली बात, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की सहमति के बगैर किसी कार्यकारी चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होगी? दूसरी बात, क्या कानून का उल्लंघन करके सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो नियुक्ति करेंगे? इनको अधिकार किसने देता है? तीसरी बात, क्या ऐसे व्यक्ति को करेंगे जिसके ऊपर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है? और क्या यह महज इत्तेफाक की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और गैमलिन एक ही कंपनी रिलायंस को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी पास्ट रिलायंस से जुड़ा रहा है, इन जो महिला हैं जो चीफ सेक्रेटरी बनी हुई हैं उनका भी, वो भी रिलायंस को फायदा पहुंचाने की बात करें, तो क्या यह महज इत्तेफाक की बात है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या बात करने की? आम आदमी पार्टी की सरकार हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और हम वो लड़ाई लड़ेंगे। इतने आरोप थे तो पावर सेक्रेटरी क्यों बनी रही शकुंतला गैमलिन आपकी सरकार में? मैंने कहा ना, उनको हटाने के बारे में चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दी गई है। जी, अब दी गई है ना। पहले जब 9 तारीख को चिट्ठी लिख रहे हैं, 9 तारीख को ही कार्रवाई शुरू कर देते। मैं मान लेता हूं 9 को ही आपके संज्ञान में आया, संज्ञान में पहले आ गया होगा। अरे भाई, 9 तारीख हो या 9 तारीख के पहले या 9 तारीख के बाद हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जब भी शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है,
अब नलिन कोहली मुझे ये समझाइए, क्या दरअसल नजीब जंग को मोहरा बनाकर चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं वहां पे? क्या नजीब जंग को नलिन कोहली बीजेपी मोहरा बनाकर तख्ता पलट की तैयारी कर रही है या कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार की? मेरा आरोप नहीं, मनीष सिसोदिया का आरोप है। मैंने बड़े धैर्य के साथ आशुतोष जी के नाम पूरे वाक्य सुने, सबने ही सुने हैं, तो मैं आशा करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं कोई टोके नहीं बीच में। पहले तो कुछ तथ्यों को सामने रख ले, पता नहीं क्यों आशुतोष जी उसे रख नहीं रहे। क्या मनीष सिसोदिया ने 4 नाम थे, पहला नाम जो लिस्ट पे था उन्होंने कहा मैं आना नहीं चाहता हूं। दूसरा नाम, ये देखिए मुझे फोल्डबैक बहुत मिल रहा है तो बोलना जरा कठिन हो रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको अभी निकाल कर बोल दीजिए पूरी बात, फिर मैं ठीक कराता हूं इसे। हाँ तो ऐसा है, हाँ थैंक यू। पहला तो पॉइंट ये है कि 4 नाम थे लिस्ट में। पहला व्यक्ति जो लिस्ट में था उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे नाम पर इन्होंने आपत्ति जताई। तीसरे नाम पर उन्होंने खुद उस अफसर को साइडलाइन कर दिया था, हटा दिया था इंपॉर्टेंट पोस्ट से। चौथा उन्होंने ऐड कर दिया एक अफसर का नाम, और साथ में शकुंतला गैमलिन का, ये मनीष सिसोदिया जी ने लिखा है, दोनों नाम दिए, प्रेफरेंस फॉर वन बट ओके विद बोथ, ऐसा करके लिखा है। तो जब ये उन्होंने दिया है तो ये तो कंसल्टेटिव प्रोसेस है। उसके बाद फाइल पे ये बैठ गए, है बड़े छोटे समय के लिए। शकुंतला गैमलिन एक महिला है, 31 साल उनके सर्विस है, पूर्वोत्तर राज्यों से है और बीजेपी के साथ कभी नहीं जुड़े। उनके पति पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के रह चुके हैं, अच्छे अफसर माने जाते हैं। उनको रोकने के लिए धमकाया जा रहा है, यदि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब अगर झूठ आपने गलत किया तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, पर आपने पद लिया तो करेंगे, पद नहीं लिया तो नहीं। ये धारा 506 आईपीसी के अंडर क्लियरली आती है कि आप धमका रहे हैं। 186 भी है पब्लिक सर्वेंट को धमकाने के लिए। लेकिन आप एक एक करके चलिए। फिर आप आते हैं संवैधानिक प्रक्रिया को। संवैधानिक प्रक्रिया में जो धारा 239AA है, उसको आशुतोष जी या केजरीवाल जी या किसी के कहने से बदल नहीं सकते। अगर उनको कंफ्यूजन है पढ़ने के बाद, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल विशेषज्ञ को दिखवा दीजिए, कई ओपिनियंस ले सकते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उसमें देखिए ना भाजपा के ना कांग्रेस के ना आपके। नलिन, मैं कोई एक मिनट, संविधान का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर मैं पत्रकार हूं, इतना मैं पढ़ा लिखा हूं, समझ सकता हूं बातों को। 239AA सेक्शन 4, इसके अंदर इसका जो मर्म है वो ये है कि उपराज्य, मैं वो पढ़ दूंगा पर मैं मर्म समझा देता हूं। अगर मैं गलत जा रहा हूं आप प्लीज बटन कीजिएगा। मर्म ये है कि एक उपराज्यपाल है, एक मिनट सुनिए, एक उपराज्यपाल है, उनका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन दोनों को मिलकर कोई भी फैसले लेने हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अगर इत्तेफाक नहीं भी होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएं, पर दरअसल यहां पर उपराज्यपाल सीधे एक सचिव को, एक सेक्रेटरी को ऑर्डर कर रहे हैं कि फलाने व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य सचिव बना दें। वो बाईपास कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। लेट मी आंसर। उसके लास्ट 2 लाइंस पे आ जाइए। देखिए, कानून में हर शब्द का एक मायने है, हर कॉमा का मायने है। अब नहीं, सीधा मैं बता देता हूँ हर पहला तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं प्रिंसिपल। आशुतोष जी बार बार रूल्स की बात कर रहे हैं। संविधान हर रूल और कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई रूल नहीं हो सकता, ये बेसिक लॉ है। इनके यहाँ एक बहुत अच्छे लीगल एक्सपर्ट थे अपने प्रशांत भूषण जी, उनको भी बाहर कर दिया, तो इसीलिए इंटरनली अब उनके पास वो शायद टैलेंट नहीं है। उसके लास्ट 2 लाइन जरूर पढ़िएगा। इट शैल बी कॉम्पिटेंट और फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन एनी केस वेयर द मैटर इन हिज ओपिनियन, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन हिज ओपिनियन इज सो अर्जेंट दैट इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, टू टेक सच एक्शन और टू गिव सच डायरेक्शन इन द मैटर एज ही डीम्स नेसेसरी। नलन, आप भी पत्रकार हैं, आप इससे पहली एक लाइन पहली छोड़ गए, एक लाइन पहली छोड़ गए। अब ये देखिए, यहीं पर समझने में दिक्कत हो जाती है। पहला मैं पूरा पढ़ देता हूं। सर, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स ऑन एनी मैटर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन and act accordingly to the decision given thereon by the president and pending such decision। नहीं, अब ये words जो हैं, pending such decision it shall be competent for the lieutenant governor, pending such decision। क्या नजीब जंग प्रणब मुखर्जी साहब के पास गए, कोई डिसीजन पेंडिंग थी, तब आपका ये लाइन प्ले में आएगा। मैं आपको इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे देता हूं। अरे संदीप जी सुन लीजिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट कर देता हूं, राइट्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए
और गवर्नमेंट नहीं कर पाती कुछ, तो आर यू सेंडिंग इट टू द प्रेसिडेंट? See, you are giving an authority. You have to read the entire NCT carefully. इसमें जो हंस रहे हैं वो ऐसा है, वो जो भी हंस रहे हैं टीवी पे, वो इस पे ना हंसे, जाकर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल विशेषज्ञ से पूछ लीजिए। चलिए, हमारे साथ उमेश सहगल है, पत्रकार थे, नलिन हमारे साथ उमेश सहगल भी है। उमेश सहगल साहब नेता बन गए तो मैं उनकी पत्रकारिता में भी कुछ कह नहीं सकता। चलिए, नहीं छोड़ देते हैं, हम इसे गंभीर रखते हैं, मुस्कुराते हुए। कोई दिक्कत नहीं है आशुतोष जी, आधे हमारी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने अपनी बात पूरी नहीं रखी। मैं पहले एक बात कह रहा हूँ, और हर चीज भारत का संविधान आशुतोष जी, केजरीवाल जी या इनकी वजह से तोड़ मड़ोड़ कर नहीं होगा। ये 1975 की इमरजेंसी को झेल दिया और उनके पैसे पॉलिटिकल पॉस्चरिंग हो गई। नहीं, ये देखिए, ये मसला समझाने की जरूरत है। यहाँ पर दिल्ली एक विचित्र जगह है। अब आशुतोष और उनकी पार्टी, उनकी सरकार दरअसल ऐसे एक्ट कर रही है कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इनको भी पता था सत्ता में आने से पहले। इनसे पूछा है कि महिला को क्यों वो इंटिमिडेट कर रहे हैं? मेरे को एंकर राजनीतिक बात पे आइए, एक महिला को क्यों इंटिमिडेट कर रहे हैं? कोई अफसर अपनी ड्यूटी करता है तो उसको हटा देते हैं। आप भी एंकर रहे हैं, मेरा अख्तियार तो इस्तेमाल करने दीजिए ना। ये भी ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि मानो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इनको मालूम है पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। एक उपराज्यपाल भी हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार है। तीन अहम मसलों पर केंद्र, एक मिनट आशुतोष, मैं आऊंगा आपके पास, उनकी भी चलती है। उमेश सहगल वो हमें थोड़ा समझाएंगे। उमेश सहगल साहब मुझे ये बताइए, ये नाक की लड़ाई है, ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, ये मुख्य सचिव की भी बात नहीं है। दरअसल ये कार्यकारी मुख्य सचिव के शर्मा साहब तो 10 दिन की छुट्टी पर गए हैं ना। ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या दरअसल यहां एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? ये अच्छी नजीर नहीं पेश हो रही है। ये तो बहुत छोटी बात को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, मगर आप उस छोटी बात को अगर बड़ा भी मान लीजिए, अगर ये जो सारी कंफ्यूजन ये हो रही है कि ये जो 239AA है, ये यूनियन टेरिटरीज का प्रोविजन है। 239 ये प्रोविजन यूनियन टेरिटरीज का है, तो ये यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। सबसे पहली हमको ये चीज देखनी है। यूनियन टेरिटरी का ये मतलब है जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जिस तरह चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे उसकी ट्रांसफर हो, चाहे उसकी प्रमोशन हो या उसकी सस्पेंशन हो, सारे मामले इसमें सर्विसेज में कवर होते हैं। सर्विसेज के डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट सबकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट की एडवाइजर जो है वो दिल्ली की कैबिनेट नहीं है, सेंट्रल कैबिनेट है। और क्योंकि सेंट्रल कैबिनेट उनकी एडवाइजर है, तो सारी शक्तियां जो दिल्ली की सर्विसेज के मामलों में हैं, चाहे वो पीएम की हो चाहे चीफ सेक्रेटरी की हो, वो सारी राष्ट्रपति के हाथ में है और राष्ट्रपति एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट चलते हैं। दिल्ली के मामले में ये किया उन्होंने, और कई यूनियन टेरिटरीज में भी ये किया है कि ऑलमोस्ट सारी पावर जो प्रेसिडेंट की हैं उन्होंने, उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। इसमें भी आप सेक्शन 239AA पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर इन द केस ऑफ दिल्ली विल बी कॉल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये सारी पावर डेलीगेट कर दी गई है। डेलीगेशन की जब इनको डेलीगेशन हो गई, इनको ये भी कहा गया कि जो भी आप चाहते हैं ये पावर्स आगे डेलीगेट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो जूनियर ऑफिसर्स थे, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं, वो चीफ मिनिस्टर को दे दी, और उनसे भी जूनियर ऑफिसर्स हैं जो एसडीएम्स वगैरह हैं, उनकी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को दे दी। तो नजीब जंग ने जो किया सही किया। पूरा सिस्टम है कि ओरिजिनल आपने जो उपराज्यपाल ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। और 239AA को अगर इस तरीके से भी देखा जाए, जिस तरीके से आशुतोष जी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी इनका मामला ठीक बनता है। 239AA उन इश्यूज को लगता है जिसमें असेंबली जो है वो लॉज पास कर सकती है। सर्विसेज के मामले में असेंबली लॉ नहीं पास कर सकती। ये जो लॉज हैं या पार्लियामेंट में बनेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बने हुए हैं, और इनकी सबकी नियुक्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है, ना कि इनकी जो काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी IAS की है या दानिश की है, वो काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी होम मिनिस्ट्री है, ना कि दिल्ली प्रशासन। आशुतोष इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। आशुतोष, दानिश का मतलब है दिल्ली अंडमान निकोबार। जी उमेश साहब आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आशुतोष, संदीप, प्रॉब्लम देखिए नलिन कोहली जी की प्रॉब्लम तो मैं समझ सकता हूं। उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर इस झगड़े से कोई लेना देना ले, लेकिन फिर भी वो कूद पड़े, जस्टिफाई करें, जो इस बात को साबित करता है कि वो क्यों कूद रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार काम ना कर सके। अब मैं उमेश सहगल जी को बताना चाहता हूं, भाई ट्रांजैक्शन विद द बिजनेस रूल्स है 49, 50, 51 का मैंने हवाला दिया। मैं 52 पढ़ देता हूं उनके हिसाब से, जब आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। Where a direction has been given by the Lieutenant Governor in pursuance of Rule 51
द मिनिस्टर कंसर्न shall take action to give effect to such direction। जी। यानी 51 अगर काउंसिल ऑफ, अगर कोई अर्जेंट मैटर है और इनको कोई डायरेक्शन देना है 51 में, तो 52 में उसका प्रोविजन दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको डायरेक्शन दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये डायरेक्शन उस मिनिस्टर को देते हैं जो सर्विस हैंडल करता है, यानी उसका जो हेड होता है। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे ना तो सेक्रेटरी को ऑर्डर कर सकते हैं और ना ही किसी को ऑर्डर कर सकते हैं। उन्होंने क्या समझ, उनको लगा कि मैं तो 239A के तहत सर्वशक्तिमान हो गया हूं, मुझे जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं चुनी हुई सरकार से भी बड़ा हूं और मैं अपनी मनमानी करूंगा। और अगर इसका विरोध अगर मनमानी तो आप भी कर रहे हैं आशुतोष, देश के अंदर मनमानी तो आशुतोष आप भी कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा यहाँ पर। मुझे एक चीज समझाइए कि जो सर्विसेज सेक्रेटरी थे अनिंदो मजूमदार, अब उनको हटा दिया गया है कि आपने हाउ डेयर यू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स गिवन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे भाई, एक नौकरशाह है, वो तो कानूनों से बंधा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर उनको आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन करना उनका फर्ज है। फर्ज निभाते हुए उनको निकाल दिया जाता है। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा तरीका है? ये खुंदक निकाली जा रही है क्या? नहीं, ये जितना भी हुआ, चाहे वो आशीष जोशी से जो शुरुआत हुई है, सिविल सर्वेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो टसल हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद ये वो जो उनकी जो शुरू से कुछ लोगों की मांग रही है, आम आदमी पार्टी वाले भी उसमें रहे हैं कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। देखिए, गवर्नेंस अफेक्ट होगी जिस तरह से यह है कि कोई भी चीफ सेक्रेटरी होता है वो चीफ मिनिस्टर का एक ईयर्स नौकरशाह को मोहरा क्यों बनाया जाए? ये बिल्कुल पीरामल राय वो डिक्लाइन कर रहे हैं कि भैया मुझे नहीं बनना, जो एलजी ने कर दिया वो ठीक कर दिया। अब होता क्या, इन्हीं के कैंडिडेट थे, ये चाहते थे कि ये कार्यकारी मुख्य सचिव बने। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही प्रोफाउंड चीजें कही कलकत्ता में कि हमें टीम इंडिया के तौर पे काम करना है, एक इंडिविजुअल स्टेट लेवल पे काम नहीं करना है। ये जो हो रहा है ये बिल्कुल उसके खिलाफ हो रहा है कि एक गवर्नेंस इतनी इफेक्ट हो रही है कि एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना चाह रहा है, एलजी वहां से वो अपना फैसला कर रहे हैं। अफेक्ट हो रही है गवर्नेंस, लोग इसमें हो रहे हैं। इतनी भारी बहुमत से लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने एक सरकार को चुना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, तो सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है वहां पर। आलोक, मुझे ये समझाइए, जो बड़ा अच्छा टॉकिंग पॉइंट दिया है मुझे रिफत ने, 67 विधायक 70 में से आम आदमी पार्टी को किसने चुन के दिए? दिल्ली की जनता ने। तो दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, वो अपने मन मुताबिक अगर कार्य नहीं कर पाएंगे, उन्हें लगता है कि एक फलाना अफसर, उसकी साठगांठ है किसी निजी कंपनियों से, वो ऑन रिकॉर्ड इस बात पर आने को तैयार हैं, वही शख्स अगर कार्यकारी मुख्य सचिव बना दिया जाए तो वो काम कैसे करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि 239A4 के भी जितने अभी तक विश्लेषण अभी आए हैं, अभी तक बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों के भी विश्लेषण आए हैं और सभी ने कहा है कि एलजी महोदय जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जहां तक बात आपकी है कि साहब एक अधिकारी अगर आपके अनुसार नहीं चल रहा है, क्यों नहीं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में ले लेते? सीधे सीधे एलजी का, मैं अभी कानून में नहीं जा रहा, मैं व्यवहारिकता में जा रहा हूँ। देखिए, कानून में तो चल पड़े तो बस बाल की खाल निकलती रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहारिकता से नहीं चलती, एडमिनिस्ट्रेशन कानून से चलता है। जो एलजी की पावर है कि साहब ऐसा है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस आम आदमी पिस जाएगा। आलोक जी, इस कानून के चक्कर में आम आदमी पिस जाएगा। केजरीवाल, मुझे ये बताइए, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगी है कि एलजी सीधे सीधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कॉन्फिडेंस में उन्हें लेकर और फैसला हो जाए? हर कोई यहाँ पर खूंटा गाड़ कर बैठा है, ये मेरी पावर, ये मेरी पावर, ये मेरी पावर। पावर की बात केवल पार्टी केजरीवाल ने की है। एलजी साहब ने जो एज पर रूल्स था वो काम किया है। अब चाहे आशुतोष भाई कोई भी उसकी व्याख्या निकालते रहे, खाप पंचायत अपनी व्याख्या निकालकर किसी भी उसकी इसको नहीं मानती है, तो खाप पंचायत की तरह काम कर रहे हैं आप लोग। अगर एक अधिकारी वहां पर आ गया है, 10 दिन के लिए आया है, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो अधिकारी की साठगांठ थी रिलायंस के साथ या किसी बिजली कंपनी के साथ, आप 4 महीने से सत्ता में बैठे हुए, 3 महीने से आपने क्या किया? एक मेमो भी दिया उस अधिकारी को आपने, इसका मतलब आप उस अधिकारी को आप सपोर्ट कर रहे थे अभी तक। जब आपके ऊपर बात आई, उंगली जब आपके ऊपर उठी तो आपने अधिकारी के ऊपर डाइवर्ट कर दी। फिर आप कहते हैं कि साहब आप देखिए यूपीएससी पूरी तरह से जितनी सर्विसेज है, डानिक से सिविल सर्विसेज है, सारा यूपीएससी की वजह से ही सब पूरा चलता है। स्टेट की कोई सर्विसेज नहीं है। होम मिनिस्ट्री का एक जॉइंट सेक्रेटरी उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो ये बात आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं समझ में आती है? और समझ में तो आती है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान लोग हैं आम आदमी पार्टी में। जो ये दिल्ली का अजीबोगरीब डीएनए है
क्या उसे समझ नहीं पा रहे हैं या यहां पर राजनीति हो रही है? सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। मैं सारे बयान अभी लूंगा जो शीला दीक्षित ने दिया है, और शीला दीक्षित से बेहतर दिल्ली के ढांचे को, कामकाज को कोई नहीं समझता है। चर्चा जारी, देखिए। और दिल्ली में अब नौटंकी हो गई है, एक सर्कस हो गया है, ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो गया है। कुछ देर पहले मैंने आपको खबर दी थी कि केजरीवाल सरकार ने अनिंदो मजुमदार जो सेक्रेटरी सर्विसेज थे उनको हटा दिया है। अब उनके हटाने की प्रक्रिया को नामंजूर कर दिया है एलजी नजीब जंग ने। ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो गया है ना अब, नलिन? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा हटके एक बात कहना चाहता हूं संदीप जी। ये विषय इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 239AA है, और ये वाकई विषय जो है इसको अगर समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बिठा के, और केजरीवाल जी मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों वो लेना नहीं चाहते ओपिनियन, कोई बीजेपी से थोड़ी ना लेना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बता देंगे। जो बार बार रूल्स के कह रहे हैं, मैं इसको अगेन कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं, मैं सीधा सवाल, नलिन देखिए, ये आम आदमी के साथ मजाक हो रहा है। एक लोगों ने सरकार चुनी, लोगों ने सरकार चुनी, मैं नहीं जा रहा हूं इसमें एलजी ठीक है कि केजरीवाल ठीक है, लेकिन एलजी एक चीज कह रहे हैं, केजरीवाल उसे मानने को तैयार नहीं। केजरीवाल एक फैसला करते हैं, उसे नामंजूर कर देते हैं एलजी। ये कैसी नौटंकी हो रही है? तो मैंने जो आपको उसका कारण समझा दिया। हाँ। आर्टिकल 239AA, जितना मर्जी आशुतोष जी अपने तर्क दे, अल्टीमेटली संवैधानिक प्रक्रिया न केवल उन पर, हर व्यक्ति पर लागू है। उनकी भी तो शपथ वही है। मैं ये कानून से थोड़ा परे हटते हैं। शकुंतला गैमलिन, एक मिनट, नहीं, मैं आ रहा हूं। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि ये रिलायंस से जुड़े हैं, तो इसका मतलब अगर आम आदमी पार्टी किसी समर्थक के पास या उनके मंत्री के पास या लीडर के पास रिलायंस का 2 शेयर हुआ तो ये रिलायंस को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के बचपना होता है ये, इस प्रकार के तर्क। पर मुझे ये देखिए, बात हो तो लीजिए एक्शन। नहीं, इसको हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना बनाएं, आरोप से थोड़ी ना, ट्रायल कोर्ट। मैं एक चीज बड़े अदब से, नलिन बड़े अदब से, बिल्कुल एक साधारण सवाल, साधारण आम आदमी का सवाल है ये। मुझे ये बताइए कि एक चुनी हुई सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती है, वो पूर्ण राज्य नहीं है, मान लेता हूं मैं, वो जानते हुए क्या सरकार को अपने मुताबिक, अपने हिसाब से कामकाज चलाने वाले नौकरशाह नियुक्त करने का भी हक नहीं होना चाहिए क्या? इसका मैं जवाब आपको सीधा दे रहा हूं कि यदि वो उसे अपने प्रक्रिया तहत करेंगे, सही संवैधानिक प्रक्रिया तो पूरा है। अगर वो चाहते हैं कि सबसे जूनियर ऑफिसर को सबसे सीनियर पद पे बिठाए देंगे क्योंकि वो केजरीवाल जी उनके चेहरे को पसंद करते हैं या उनकी चापलूसी को, तो नहीं, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिल्कुल केजरीवाल जी, आशुतोष अब ये समझाइए, जो शीला दीक्षित ने भी कहा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानते भी हैं, जानकर आप अनजान बन रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं था कि दिल्ली की विचित्र स्थिति है? दिल्ली में 3 सेंटर्स ऑफ पावर हैं। अब आप एक जिद्दी बच्चे की तरह कि मेरी बात मानिए, काम होगा तो ऐसे ही होगा। ये सर कोई घर थोड़ा है, यहां लाखों घरों को चलाने का जिम्मा है। आप सरकार हैं, आप सरकार हैं, अब सरकार की तरह काम नहीं कर रहे हैं। अरुण जेटली जब बीजेपी को जब सूट करता है तो वो संसद के अंदर खड़े होकर कह देते हैं क्या राज्यसभा जो चुनी हुई नहीं है क्या वो लोकसभा को डिक्टेट करेगी? और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चुने हुए नहीं है वो चुनी हुई सरकार को ये अधिकार भी नहीं देंगे कि वो अपने मनमाफिक एक सेक्रेटरी को चुन सके, अपना चीफ सेक्रेटरी चुन सके। पर ये तो मालूम था ना, ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा, तमाम टिप्पणी जायज है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में साथ खड़े हो जाते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि बीजेपी जो चुनाव में बुरी तरीके से हारी हुई है, आज वो किसी तरीके से दिल्ली की सरकार को अपदस्थ करना चाहती है, उसके हाथ पैर बांध देना चाहती है, उसको काम करने देना नहीं चाहती। यही मैं बार बार कहना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे आदमी की नियुक्ति होनी चाहिए जो रिलायंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश करे। ऐसे आदमी की नियुक्ति रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ के तहत ही सरकारें चलेंगी यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अपने वायदों को पूरा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये अनजान जो है आपका जाना पहचाना जिस तरह से आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं, जानबूझकर खड़ा करना चाहते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि आपके चैनल पे गरिमा होनी चाहिए कि अगर कोई एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा आदमी ना बोले। कांग्रेस बीजेपी की आदत है बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश। नहीं, आपका कोई प्रवचन सुनने थोड़ी ना है, खाप पंचायत का फरमान सुनने थोड़ी ना है। आपको सबसे ज्यादा मौका मिला आशुतोष जी, और आपने सबसे ज्यादा प्रवचन दिया है यहाँ पर बैठकर। संविधान के अगेंस्ट प्रवचन दिया आपने। इस्तेमाल ना करें अभी एक मिनट, क्या किसी को डिस्टर्ब किया है? जी अभी आलोक को बात करने की जरूरत नहीं है। आशुतोष की जरूरत नहीं है, आशुतोष नहीं ले रहा हूं। ये देखिए बहुत गंभीर मसला है, साफ तौर पर कानूनी पहल, साफ तौर पर कहना चाहते बीजेपी और कांग्रेस को दोनों के सवाल का जवाब देना चाहिए कि आज एक बार फिर रिलायंस के साथ खड़े क्यों नजर आ रहे हैं। देखिए ये ऐसे चलिए अब आशुतोष अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दूंगा मैं नलिन आपके पास आ रहा हूं, पहले आलोक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अरे मैं जवाब दूंगा जी, फिर फायदा पहुंचाने की कोशिश मैं जवाब दूंगा। मैं कहना चाहूंगा आशुतोष जी, आपने केवल इसी तरह से जनता से वोट ले लिया। आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, हम दोनों पार्टियां पूछना चाहती हैं कि अगर आप रिलायंस के इतने अगेंस्ट थे तो आपने आज तक क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? आप कहते थे शीला दीक्षित सरकार को हटाते, आज तक आपने क्या एक्शन लिया है? आप जनता को गुमराह नहीं हुआ, आप अपने बातों को परफॉर्म नहीं कर रहे, पूरा नहीं कर रहे, इसलिए आप मनगढ़ंत कहानियां बनाकर मीडिया के माध्यम से जनता को खबराना चाहते हैं। आप बताइए, आपने जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ? इस तरीके से पिछली बार जन लोकपाल बिल के मसले बीजेपी कांग्रेस साथ खड़ी हुई थी, आज उसी तरीके से एक बार फिर भ्रष्टाचार पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। पिछले 3 महीने में कितने लोगों को आपने भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाया है? शासक खड़े हैं। आप कहते हैं हमारे पास सबूतों के ट्रंक भरे हुए हैं। आप बताइए आपने कितने लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में? आप केवल गुमराह करते हैं, खड़ा करते हैं, झगड़ा खड़ा करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। आलोक जी अब नलिन आप रिस्पॉन्ड कीजिए। क्रॉस टॉक में कुछ नहीं निकलेगा। मेरी फिर से गुजारिश है, और उमेश सहगल को मैंने यही कहकर बुलाया था कि मैं अपने कार्यक्रम में क्रॉस टॉक नहीं होने दूंगा। नलिन सभ्यता से करते हैं ताकि हम कहीं अंजाम तक पहुंचे। जी नलिन अब आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं सीधा राजनीतिक जवाब देने वाला हूं कि ये जो है यहाँ पर ना बच्चों की झूठी कसम खाकर कोई नेता बैठा हुआ है, न और ये बार बार रिलायंस कर रहे, तो क्या दिल्ली सरकार ऐसे चलेगी? महिलाओं के साथ उत्पीड़न होगा? फिर उसी पे अफसर चुप करिए आप, मुझे बोलने दीजिए। नहीं आऊंगा, और क्यों नहीं आऊंगा कि आप एक महिला के खिलाफ ऐसे जबरदस्ती करेंगे? क्या डेफेमेशन का सर्कुलर निकालेंगे जब आप सुप्रीम कोर्ट जाए? अरे आप सभ्यता रखो भाई, हमको मत सिखाइए। अरे छोड़िए ना, मुझे आपके लेवल पे जाना नहीं है ना। मुझे कोई टिश्यू का डब्बा चाहिए एक आदमी की मौत के बाद कि रोना टीवी पे। अरे छोड़िए छोड़िए आशुतोष जी, छोड़िए आप आपकी शालीनता नहीं चाहिए, ऐसी शालीनता नहीं चाहिए। छोड़िए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? आपने अपने मूर्ख नहीं बनने वाली। नलिन आशुतोष आलोक आप तीनों की बातें सुनकर ना, जो दिल्ली का कम से कम दर्शक है, पूरे देशवासी देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासी नलिन आशुतोष आलोक तीनों से मुखातिब हूं मैं, आप तीनों से मुखातिब हूं। मेरे दर्शक और दिल्ली वासी खासकर जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, अब वो अपना सिर फोड़ रहे होंगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि हम चर्चा से विषयांतर हो गए हैं, हम बिल्कुल विषयांतर हो गए हैं। छोड़िए छोड़िए, ये हो जाएगा। रिफत मुझे एक चीज समझाइए, महिलाओं के साथ क्या महसूस नहीं कर रहा, जैसे चर्चा होने लगी है, अब हम कैसे भटक गए अपने नेता को? नहीं आप बोलिए, इंडिपेंडेंट लोगों को भी नलिन कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को भी मौका दे बोलने का। देखिए जाकर समझाइए, पिछले साल एक बहुत ही चीज हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था। नलिन और आशुतोष एक मिनट रिफत की भी बात सुनिए प्लीज, बड़ी शालीनता से आपकी बात सुन रहे हैं। नलिन ठीक नहीं है जी, नलिन आशुतोष रॉन्ग फुट, चलिए दोनों मुस्कुरा रहे हैं, कम से कम अब थोड़ा सा शांत। अब हमें भी कुछ मौका दीजिए बोलने का। देखिए पिछले साल जब नरेंद्र मोदी ने जब कार्यभार संभाला था तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी कि उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए जो नृपेंद्र मिश्रा थे, उनके लिए एक ऑर्डिनेंस लाए थे, और उसमें कोई गलत बात नहीं था। चूंकि वो जो ओहदा होता है वो, जैसे मैंने कहा कि आपका आईज और ईयर्स होता है, यू हैव टू हैव समबडी जिस पर आप यकीन कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। इनको 67 सीट मिली है।
हाँ, इनका जो काम होगा 5 साल के बाद जनता तय करेगी। अगर उनके एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ा नहीं उतरेंगे, जनता इनको फिर से बाहर कर देगी सत्ता से। लेकिन इनको काम करने के लिए अगर एक चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी का अगर चीफ सेक्रेटरी चाहता है, देने में क्या प्रॉब्लम है? मैं एक एज एन इम्पार्शियल ये कह रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि दिल्ली के लोगों ने जो विश्वास जताया है, उनको तो मौका दीजिए कि वो उनके विश्वास पे ये खड़ा उतरे, ताकि गवर्नर सफर कर रहा है कम से कम मौका तो दो। उमेश सहगल साहब, माफी के साथ मैंने आपसे एक वादा किया था, मैं पूरी तरह से वादा नहीं निभा पाया, काफी क्रॉस टॉक हुई। लेकिन आप सर मुझे ये बताइए, जो मैंने इस सेगमेंट की शुरुआत में कहा, ये तमाशा बन गया है, ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो गया है, ये सर्कस बन गया है। दिल्ली वासी आज ठगा महसूस कर रहा है। एलजी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, केंद्र सरकार अपनी जगह ठीक हो सकती है, पर यहां तो दिल्ली वासी को तो लग रहा होगा कि गलत हूं तो मैं ही हूं गलत, मुझे झेलना पड़ रहा है ये सब कुछ। इसमें ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिविल सर्विस को इस सारे झमेले में बीच में लाया जा रहा है। सिविल सर्विस की कमिटेड हो कि ना हो, ये सन 47 में डिसाइड हो गया था, जब आर्टिकल 311 रखा गया था कि हमारे यहाँ सिविल सर्विस इंडिपेंडेंट होगी, फ्री होगी और फ्री एंड इम्पार्शियल एडवाइस देगी। अगर एक प्रपोजल आती है, किसी भी कंपनी की आती है, बिजली कंपनी की आती है कि 11,000 करोड़ रुपए का हमें लेटर ऑफ कंफर्ट दे दिया जाए, अगर पावर सेक्रेटरी ने फ्रीली ऑनेस्टली अपना नोट उस पर लिख दिया, तो इसमें कौन सी हो गई कि वो जाके एक कंपनी को फेवर कर रही है या नहीं कर रही? आप उसको ओवर रूल कर दीजिए, आपका राइट है। उसके ऊपर ये लांछन उठाना ये बिल्कुल अनफेयर है। और पब्लिक में क्योंकि अफसर के मुंह बंद रहता है, वो बोलता नहीं है, उसकी सारी ट्रेनिंग ये है कि आप अनोनिमस रहिए, आप मत बोलिए, मिनिस्टर आपको प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ तो मिनिस्टर ही आपके ऊपर आवाज उठा रहा है। बहुत शर्म की बात है। अगर ये ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से आपने ब्रेक कर दी, आपकी सिचुएशन अफ्रीकन कंट्रीज की तरह हो जाएगी। रोज गवर्नमेंट्स बदलेंगी, रोज कूडेटा होंगे। एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है। आप नहीं उस सिस्टम को लाइक करते तो मत लाइक करिए, आप जाइए बाहर। कल आप ये कहेंगे हम 67 एमएलए के साथ आए हैं, 26 जजों की सुप्रीम कोर्ट है, वो कौन होती है हमें इंस्ट्रक्शन देने वाली? तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं तो 2 जजेस वो डिसाइड कर सकते हैं, जो पूरा पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकता। इस समय जो पार्लियामेंट ने एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, आज 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सुन रहे हैं। अब अगर वो कुछ भी डिसाइड करते हैं, वो पार्लियामेंट को मान्य होगा। ये नहीं होगा कि हमारी, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक इलेक्टेड बंदों ने ये डिसाइड किया तो वो करेक्ट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा आईन है, दायरा है, उसको प्लीज रिस्पेक्ट करिए। दिल्ली की 4 लाख की ब्यूरोक्रेसी है, 7 सिर्फ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, 4 लाख आदमियों ने आपके वादे पूरे करने हैं। अगर वो 4 लाख आदमी आपके साथ होंगे तो आपके वादे पूरे होंगे। अगर वो 4 लाख आदमी आपके साथ नहीं होंगे, आप कैसे अपने वादे पूरे करेंगे? बिल्कुल। तो हमारी संस्थाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, कानून भी है और देशवासी। देखिए यहाँ पर आशुतोष, नलिन और आलोक, खास आपके लिए, केजरीवाल की सरकार बनी है तो केजरीवाल कोई राजा नहीं हो गए। नजीब जंग अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये मैं बिल्कुल एक कड़वी हकीकत बयां कर रहा हूं। एक मिनट, नलिन कोहली, केजरीवाल कोई राजा नहीं हो गए। नजीब जंग अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो सम्मानित पद पर हैं, हम उनका पूरा लिहाज करते हैं, लेकिन वो कोई राजा नहीं हो गए। केंद्र सरकार भी राजा नहीं हो गए। आप हमारे नौकर हैं सर। आप आम आदमी के पैसे के चलते ही, हम पैसा देते हैं तो ये संस्थाएं चलती हैं, हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है। ये आम आदमी के लिए हो रहा है सब कुछ। ये जो हर कोई राजा रजवाड़ा बन गया है, हर कोई नाक की लड़ाई कर रहा है, बनाकर चल रहा है, इसमें आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी की हाय भी बहुत बुरी होती है। नलिन, आशुतोष, आलोक, रिफत जावेद आपका, उमेश सहगल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमारे कर्ता धर्ताओं को यह भी समझना होगा, ये दंभ, गुरूर, अहम की लड़ाई के बजाय एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर चलें तो शायद दिल्ली वासियों का भी और देशवासियों का भला होगा।